जकैर एकेडमी में सभी दर्शकों को फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बोर्ड की तरफ से दिए गए प्रश्न पत्रिका के बारे में जानेंगे और उनके उत्तरों को जानेंगे, जो कि कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड के तरफ से हमें दिया गया है 2022 और 23, जो कि हमारा तृतीय भाषा हिंदी से संबंधित है। ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ SSLC ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅದರ उत्तरಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज हमारे वार्षिक परीक्षा के लिए कुल समय है 3 घंटे, ಒಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ। गरिष्ठ अंकಗಳು 80। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ सूचनाएं दी गई हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। यानी कि कुल मिलाकर 38 प्रश्न होते हैं। ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 38 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರ್ತವೆ। फिर इसी प्रकार से दूसरी सूचना है, यह प्रश्न पत्र रिवर्स जैकेट द्वारा सील किया हुआ है। परीक्षा प्रारंभ होने के समय आप प्रश्न पत्र के दाएं भाग को काट कर खोलें तथा जांच करें कि सभी पृष्ठ अक्षुण्ण हैं। ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಾಗ ಅದು ಸೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಬಲಭಾಗದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೀಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದು ಸಲ। अगली सूचना है, सभी वस्तुनिष्ठ तथा गैर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು। प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके दाहिने और हाशिए में दिए गए हैं। ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಲಗಡೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। सो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकतम समय इस पृष्ठ के ऊपर में दिया गया है, ಅಂದರೆ 3 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ, जिसमें प्रश्न पत्र पढ़ने को 15 मिनट भी शामिल है। 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು। ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗೋಣ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके क्रमाक्षर सहित पूर्ण उत्तर पूर्ण रूप से लिखिए। ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಮಾಕ್ಷರ ಸಹಿತ ಅಂದರೆ ABCD ಎನ್ನುವಂಥ 4 ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನನ್ನು ABC ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पास शब्द का विलोम शब्द है, जिसके लिए 4 उत्तर दिए गए हैं। A निकट, B समीप, C करीब, D दूर। तो इसका सही उत्तर होगा D दूर। पास ಅಂದರೆ ಸಮೀಪ, ಅದರ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ दूर। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು। जिसके ऑप्शन है A आदमी, B शेर, C हाथी, D बहन। ಹೀಗೆ 4 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ D ಬಹನ್। ಬಹನ್ ಸಹೋದರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ 4 उत्तरಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ। तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है। ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। जिसके ऑप्शन है A कहानियाँ, B लोग, C मछली, D गुफाएं। ಹೀಗೆ 4 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು। तो यहाँ पर एक वचन शब्द है C मछली।
लोग ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, इसलिए सही उत्तर है बच्चों सी मछली। सी मछली ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ। चौथा प्रश्न है करना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। करना ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, जिसके ऑप्शंस हैं ए करवट, बी कारनामा, सी कराना, डी कार्रवाई। तो उसका सही उत्तर होगा बच्चों सी कराना। प्रथम प्रेरणार्थक शब्द करनादु ಏನಾಗುತ್ತೆ कराना आगತ್ತೆ। अगला प्रश्न की तरफ हम जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पर्वतारोहण शब्द में संधि है। पर्वतारोहण शब्दದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಧಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, जिसका हम विच्छेद करेंगे तो होगा पर्वत जमा आरोहण, पर्वतारोहण। यह बिल्कुल सही उत्तर कौन सा है? बी दीर्घ संधि, पर्वत जमा आरोहण। जब स्वर के सामने स्वर आकर दीर्घ बनता है तो उसको हम क्या करते हैं बच्चों? दीर्घ संधि कहते हैं। तो हमारा छठा प्रश्न है देश प्रेम शब्द में समास है। देश प्रेम ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಮಾಸ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, जिसके उत्तर इस प्रकार हैं ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो जिसका सही उत्तर है सी तत्पुरुष समास। ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। नहीं नहीं घबराओ नहीं वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। यहाँ पर उत्तर है आपका अल्प विराम। इसी प्रकार से आज प्रश्न संख्या 8, आज डैश डैश युग इंटरनेट युग है, जिसके उत्तर हैं ए में, बी का, सी को, डी के। तो इसका सही उत्तर है आज का युग इंटरनेट युग है। ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾಗೋಣ। मुख्य प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द से संबंधित शब्द लिखिए। 4 प्रश्न हैं, चारों के लिए 1-1 अंक है, कुल मिलाकर 4 अंक है। ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳ ಸೂಚಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಅದರ ಅನುರೂಪನೆ ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಬರೀಬೇಕು। प्रश्न संख्या 9 है जैनुल आबदीन, जिसका संबंध शब्द है आशी अम्मा। तो यहाँ पर संबंध क्या है बच्चों? यानी कि जैनुल आबदीन के पत्नी का नाम बताया गया है। इसी प्रकार से जलालुद्दीन, जलालुद्दीन के पत्नी का नाम क्या है? बिल्कुल सही जोहरा है, जो कि अब्दुल कलाम जी की बहन थी। प्रश्न संख्या 10, नई चप्पलें बिस्तर के नीचे दबाया, पहनने के कपड़े। ಮೊದಲೆರಡು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ತನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ। तो पहनने के कपड़े कहाँ दबाए थे बच्चों? बिल्कुल सही सिरहाने के नीचे दबाया। प्रश्न संख्या 11, सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ महान अभियंता। ಅಂದರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ इंजीनियर ಆಗಿದ್ದರು, अभियंतरರು ಆಗಿದ್ದರು। इसी प्रकार से हमें तीसरा पद देखना है सर सीवी रामन। तो सीवी रामन बिल्कुल सही महान भौतिक शास्त्री थे, महान भौतशास्त्रज्ञरागिದ್ದರು। अगला प्रश्न 12, बलभद्र बलराम कान्हा। बलभद्र यानी कि जिसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिया गया है, बलभद्र को ही हम बलराम कहते हैं। इसी प्रकार से कान्हा, कान्हा कौन है? बिल्कुल कौन है बच्चों? कृष्ण है। तो चलिए मुंदे नाउ होगा ना। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು। 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 1 अंक ಇದೆ। तो हमारा पहला प्रश्न है
पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? पंडित राजकिशोर ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? तो जिसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, लेखक परसाई जी दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे? तो उसका उत्तर होगा बच्चों, लेखक परसाई जी 150 रुपये बचाने के लिए दूसरे दर्जे में सफ़र करना चाहते थे। ಇದು ಅದರ उत्तर आगते। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 15, समय के खोने से क्या होता है? जिसका ಅದರ उत्तर ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, समय के खोने से पछताना पड़ता है अथवा समय के खोने से ಪಶ್ಚಾತ್ತಾವ ಹೋಗಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ। ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 16, हंस का गुण कैसा होता है? उसका उत्तर होगा, हंस का गुण यह होता है कि दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करता है। ಹಂಸದ ಗುಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೋಷವಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗುಣವಿರುವಂತಹ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತದೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाना, यही हंस का गुण होता है। ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನों के उत्तर 2-3 ವಾಕ್यों में लिखिए। ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ 16 ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಗೋಣ। ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯಾ 17, ಬಸಂತ್ ಕಿ ಈಮಾನ್ದಾರಿ ಕಾ ಪರಿಚಯ ದೀಜಿಯೆ। ಬಸಂತನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। या फिर यहाँ पर यह भी प्रश्न हो सकता था कि बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे? ಇದು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೆಯೋಣ। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, बसंत एक परिश्रमी और स्वाभिमानी लड़का है। दूसरा अंश लिखना होगा, परिश्रम के बिना पैसे लेना वह भीख समझता था और इसलिए राजकिशोर जी से 2 पैसे लेने से इनकार कर देता है। अगला अंश हमें लिखना है, मोटर दुर्घटना से आहत होने पर भी वह अपने भाई प्रताप के हाथों से राजकिशोर जी के पैसे भिजवाता है। उपरयुक्त सभी अंश बसंत के ईमानदार होने का परिचय देते हैं। ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಗಿರಲಿ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता? जिसका उत्तर होगा, अब्दुल कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐश व आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। कलाम जी के घर में आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में थी। इस कारण से कलाम जी का बचपन भौतिक एवं भावनात्मक दृष्टियों से बहुत ही निश्चिंतता और सादगी से बीता। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 19, गाजर के बारे में प्रेमचंद्र जी के विचार क्या हैं? तो उसका सही उत्तर होगा बच्चों, उत्तर, प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि गाजर पहले गरीबों की पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग केवल गाजर का हलवा ही खाते थे। गाजर में भी विटामिन हैं। यह बात पता चलने पर गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। तो यह सब थे गाजर के बारे में प्रेमचंद्र जी के विचार। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ संख्या 20, दोस्तों की मुलाकात किन किन जानवरों से हुई? तो उसका सही उत्तर होगा, दोस्तों की मुलाकात हाथी से, सांप से, भैंस से, मछली से, इन सभी जानवरों से हुई। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21,
ಸಮಯ का ಸದುಪಯೋಗ कैसे करना चाहिए ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा समय ईश्वर का दिया हुआ अनुपम धन है। दूसरा अंश होगा आलस्य को छोड़कर बिना बहाने बनाए चित लगाकर काम करना चाहिए। समय को तुच्छ न समझकर आत्मा पर विश्वास करके संदेह को भगाना चाहिए। अगला प्रश्न है मुंदिन प्रश्न 22 बालकृष्ण माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है। तो उसका उत्तर होगा बालकृष्ण माता यशोदा के प्रति इसलिए नाराज है कि माता यशोदा केवल कृष्ण को ही मारती है और बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती। ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವಾಗಿರಬೇಕು। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ। ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರಕ ವಾಚನದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ शनि का वायुमंडल किन गैसों से बना है। तो जिसका उत्तर होगा शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन हीलियम मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। अथवा दूसरा प्रश्न भी वहाँ पर एक दिया गया है, वह प्रश्न है सौर मंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है। उसका उत्तर होगा ಅದರ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के बाद शनि सौर मंडल में दूसरा बड़ा ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 पर्यावरण के प्रति सलमा के क्या विचार हैं। तो यह प्रश्न आया है नागरिक के कर्तव्य पाठ से आया है। तो जिसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है प्रकृति हमारी माता है इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। यह सलमा के पर्यावरण के प्रति विचार हैं। ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು। ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। अथवा प्रश्न भी एक है, तो वहाँ पर अथवा प्रश्न के अंदर दिया गया है झूठ बोलने वालों की हालत कैसी होती है। ಅದರ उत्तर झूठ बोलने से क्षणिक लाभ होता है पर उससे अधिक हानि होती है। झूठ बोलने वालों का व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। तो हमें मुख्य प्रश्न 5 कಡೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು। ಒಟ್ಟಾಗಿ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ। ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 3 अंक ಅಂದರೆ 27 अंकಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 प्रश्न संख्या 25 गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का ममता का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हमें पॉइंट्स के द्वारा लिखना है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट्स होगा गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा का रिश्ता बहुत ही ममत्व का था। जब गिल्लू घायल था तब अपने कमरे में लाकर रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। फिर महादेव वर्मा जी डलिया में रुई बिछाकर गिल्लू के लिए मकान बनाया था। गिल्लू को खाने के लिए काजू और बिस्कुट देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करने के लिए खिड़की की जाली भी खोली थी। अपने थाली के पास बैठकर एक एक चावल का दाना खाना सिखाया था। गिल्लू के अंतिम दिनों में पंजे ठंडे होने पर हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयास किया था। तो यह सब हैं महादेवी वर्मा जी के ममता का वर्णन, यह पूरे अंश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
प्रश्न संख्या 26, धीरज सक्सेना ने रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? यह हमारा प्रश्न है। उसका उत्तर होगा, सक्सेना परिवार में काम करने वाला व्यक्ति साधुराम के दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ था। सक्सेना परिवार में काम करने वाला व्यक्ति साधुराम दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ था। दूसरा अंश हमें लिखना है, सक्सेना परिवार बहुत बड़ा था, इस कारण घर के लोगों की तकलीफें बढ़ गई थी। तीसरा अंश हमें लिखना है, धीरज सक्सेना को परिवार वालों का दुख देखा न गया, तभी उन्होंने निर्णय लिया कि अपने घर में एक रोಬೋट रखेंगे। ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೆಯಬೇಕು। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತ ಸಾಗೋಣ। प्रश्न संख्या 27, दक्षिणी शिखर पर बिच्छेंद्री के अनुभव का विवरण दीजिए। इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है, दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिच्छेंद्री ने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। बचेंद्री की सांसें मानो एकदम रुक सी गई थी। बचेंद्री को लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर बिच्छेंद्री खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव बिच्छेंद्र जी को ಪ್ರಾಪ್ತ है। ಈ ತರನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ಬರಿಬೇಕು। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತ ಸಾಗೋಣ। ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 28, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी ऐहोले पट्टदकल्लू में जो मंदिर हैं उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वह सजीव लगती हैं। यह सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां सुनाती हैं। श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुरा के गोल गुंबज के विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। सेंट फिलोनिमा चर्च जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वास्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। तो यह हमें सही उत्तर इस प्रकार से लिखना है। तो ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 29, जिसका प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, बाल शक्ति की टोली ने गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया? उसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है, बाल शक्ति टोली के नियम इस प्रकार थे कि पहला नियम, जो सहपाठी पाठशाला नियमित रूप से नहीं आते और पढ़ाई से जी चुराते हैं उनकी तरफ ध्यान देना। दूसरा काम, स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। तीसरा काम, गांव की गंदगी को दूर करना और रोज़ 1 घंटा गांव के सफाई के लिए लगाना। इसी प्रकार से गांव के अंदर जो गड्ढे हैं उनको मिट्टी से ढांपना और गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाना। गांव को हरा भरा रखना तथा गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना और अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाना। इस प्रकार से बाल शक्ति टोली ने गांव को एक आदर्श गांव बनाया है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप सही लिख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, मातृभूमि की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है,
या फिर मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए, यह भी प्रश्न हो सकता है। तो उत्तर होगा मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, यहाँ के वन उपवन फल फूलों से युक्त हैं। मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माता मुक्त हस्त से सुख संपत्ति धन धाम को बांट रही है। तो ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। प्रश्न संख्या 31, दिनकर जी आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कैसे करते हैं? या फिर भौतिक साधना का, मानव के भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। या फिर यह प्रश्न यह भी हो सकता है कि मानव विजय पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से भी यह प्रश्न हो सकता है। तो उसका उत्तर यह होगा, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त की है। विद्युत, भाप और नदी को मनुष्य ने अपने वश में कर लिया है। मानव के हुक्म पर ही पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। मानव सागर, पर्वत और नदी को एक समान लांघ सकता है। मनुष्य का यान गगन में जा रहा है और मनुष्य के करों को देखकर परमाणु भी कांपते हैं। इस प्रकार मानव ने भौतिक साधना की है। ಈ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दोहेಯ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರಿಬೇಕು। ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 32। तो दोहा है, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसो एक। ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥ ನಾವು ಈ तरनागी ಬರಿಬೇಕು। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या, विनय तथा विवेक ही उनका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी, सत्यव्रती और सुकृतवान बनता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 33, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 33, ಗದ್ಯಾಂಶ का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅನುವಾದವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया। ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ಅಳಿಲುಗಳ ಜೀವನಾವಧಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂತ್ಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ದಿನವೆಲ್ಲ ಅದು ಏನು ತಿನ್ನಲು ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ ನಾನು मुख्य प्रश्न 6, मुख्य प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। 2 प्रश्न हैं, दोनों के लिए 4-4 अंक हैं, तो कुल मिलाकर 8 अंक। 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು। तो चलिए प्रश्न संख्या 34, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है कैसे बताइए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು प्रश्न ಇದೆ, जिसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है। इंटरनेट के द्वारा पल भर में बिना खर्च किए कोई भी विचार हो, फिर चलचित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। हम चाहे तो एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में भेज सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किसी भी जगह चाहे जितनी रकम भेजी जा सकती है। ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು।
इंटरनेट जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದರೆ ನಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತವೆ। ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। प्रश्न है सोशल नेटवर्किंग का परिचय दीजिए। तो उसका उत्तर इस प्रकार से होगा। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು। अगला प्रश्न 35 हमें सबको पता है, निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು। तो पद्य है, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೋಶಿಶ್ करने वालों की हार नहीं होती। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ। तो अगला प्रश्न है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು। तो 4 प्रश्न दिए जाएंगे, एक के लिए एक प्रश्न है। सबसे पहले हम देखेंगे गद्यांश क्या है। प्रश्न संख्या 36 36ನೇ प्रश्न संख्या गद्यांश ಹೀಗಿದೆ। मनुष्य प्रकृति पर निरंतर प्रहार करता जा रहा है, अब उसका परिणाम सामने आया है। प्रकृति का विकोप बढ़ रहा है, जैसे जलमालिन्य से जलचर मर रहे हैं, पानी पीने योग्य नहीं रह गया है, वायु मालिन्य के कारण आम्ल वर्षा हो रही है, इससे सांस से संबंधित बीमारियां फैल रही हैं। अब आदमी की आंखें खुल गई हैं, वह प्रदूषण को दूर करने के उपाय सोच रहा है। तो यह हमारा गद्यांश, ಇದು ನಮ್ಮ ಗದ್ಯಾಂಶ। ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रकृति का विकोप क्यों बढ़ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा, मनुष्य प्रकृति पर निरंतर प्रहार करता जा रहा है, इस कारण प्रकृति का विकोप बढ़ रहा है। उसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, पानी पीने योग्य नहीं रह गया है, क्यों। तो उसका सही उत्तर होगा, जल मालिन्य से जलचर मर रहे हैं, इस कारण पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। तो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, सांस से संबंधित बीमारियां क्यों फैल रही हैं। तो उसका सही उत्तर होगा, वायु मालिन्य के कारण आम्ल वर्षा हो रही है, इससे सांस से संबंधित बीमारियां फैल रही हैं। चौथा प्रश्न है, अब मनुष्य क्या सोच रहा है। तो उसका सही उत्तर होगा, अब मनुष्य प्रदूषण को दूर करने के उपाय सोच रहा है। ಈ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿನೇ ಹುಡುಕಿ ಸರಳವಾಗಿ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 या 15 वाक्यों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। आबादी की समस्या या फिर हमें से जनसंख्या की समस्या ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ, ಕಾರಣ, ಪರಿಣಾಮ और उपसंहार। ख वर्ण महोत्सवದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। विषय प्रवेश, वर्णों का उपयोग,
वनों का नाश और उपसंहार। ग प्रगतिशील राज्य कर्नाटक, उसका परिचय, प्राकृतिक परिवेश, कला और साहित्य और उपसंहार। तो हमें ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ, जनसंख्या या फिर आबादी की समस्या। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, एक बार पढ़ भी लीजिए। विषय प्रवेश या फिर प्रस्तावना में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है। भारत को बढ़ती हुई जनसंख्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण विज्ञान की उन्नति के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में उन्नति हुई है। विभिन्न बीमारियों के लिए इलाज और उपचार शोध किए गए हैं। फलतः जन्म लेने वाले शिशुओं और रोगियों की मृत्यु दर में कमी हुई है तथा औसत आयु में वृद्धि हुई है। अशिक्षित और गरीब वर्ग के लोगों के अज्ञान के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। धार्मिक श्रद्धा के कारण जन्म नियंत्रण विधियों और परिवार नियोजन विधियों को नहीं अपनाते हैं। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम क्या क्या हैं? तो 4 अंशों के अंदर हमें लिखना है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश के प्रगति कुंठित होती है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। बेकारी और बेरोजगारी की वजह से अपराधों में वृद्धि हुई है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम। सरकार ने पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय की है। दत्तक ग्रहण को बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा बच्चों को गोद लेने को भी बढ़ावा दे दिया गया है। सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं ने सभाओं, गोष्ठियों, संचार माध्यमों द्वारा छोटे परिवार से होने वाले फायदे का प्रचार और प्रसार किया है। अंत में उपसंहार। भारत में बढ़ती जनसंख्या गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन यह नियंत्रण पर्याप्त प्रभावी नहीं है। इस समस्या को रोकने के लिए कई अन्य उपाय किए जाने की ಅವಶ್ಯಕತೆ है। ಹೀಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು 15-20 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬರೀಬಹುದು। सुखमय जीवन का यह सारा 2 बच्चों का ही परिवार। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा होगा, मुख्य प्रश्न 9, निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। तो ಇದು ಒಂದು ಪತ್ರ ಲೇಖನ, 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು बरीಬೇಕು। अवकाश के लिए प्रधान आचार्य के नाम पत्र लिखिए। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪವಾಗಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ। ಅಥವಾ अपने मित्र के नाम पत्र लिखिए जिसमें अपनी पाठशाला के वार्षिक खेल समारोह का वर्णन हो। तो ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು। ಈ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರೆ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು। ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇಷಕ್, ಸೇವಾ ಮೇ ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ, ತದನಂತರ ಗೌರವ ಸೂಚಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವಾದन, समापन, इन सभी विषयों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ಈ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ 80 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು। ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದರೆ ಜಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।